वेलकम टू द एम। आज मैं आप लोग के बीच जीएस प्रैक्टिस क्विज का 9वां वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप इस वीडियो में दिखाया गया क्विज का प्रैक्टिस करें और अपना स्कोर अवश्य चेक करें। यदि आपको यह क्विज अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है? तो इस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है और यह ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर अर्थात यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है यह पीयूष ग्रंथि है। कभी कभी पीनियल ग्रंथि भी विकल्प में होते हैं, मगर आप यदि पीयूष ग्रंथि ऑप्शन में होंगे तो पीयूष ग्रंथि को टिक करेंगे, लेकिन यदि पीनियल ग्लैंड होंगे तो पीयूष ग्रंथि को छोड़कर पीनियल ग्रंथि को ही टिक करेंगे। ज़्यादातर पीनियल ग्रंथि विकल्प में नहीं होते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और सबसे मिश्रित ग्रंथि जो होती है वह अग्नाशय होती है। चलिए, और अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रवण होता है। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रवण होता है और इसी इंसुलिन की कमी से मनुष्य के शरीर में मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है। और इसके अत्यधिक स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग इंसुलिन के अत्यधिक स्रवण से होता है, जबकि इंसुलिन के कम स्रवण से डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग होता है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। कृषि, बिहार की लगभग 80% से अधिक भूमि पर कृषि की जाती है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बिहार में तंबाकू उत्पादक जिले कौन है? तो तंबाकू उत्पादक जिले जो हैं दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर और पूर्णिया हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो बिहार में शीतकालीन जो वर्षा है बंगाल की खाड़ी से नहीं, शीतकालीन जो वर्षा है यह लौटते हुए मानसून से होती है और भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात से। विकल्प डी सबसे सही उत्तर होगा। ऐसे एक को ही सही उत्तर आप बना सकते थे, लेकिन सबसे सटीक उत्तर जो होगा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। यदि बिहार में वर्षा की बात होती तब आप उत्तर मारते बंगाल की खाड़ी से, लेकिन शीतकाल की बात किया जा रहा है यानी ठंडे के समय में, तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से शीतकाल में वर्षा होती है। और यह वर्षा बिहार में दिसंबर और जनवरी महीने के बीच में आती है और इस वर्षा से बिहार में रबी फसल को अत्यधिक फायदा होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से उनके जीवन के अंतिम चरण में बना रहा? जयप्रकाश नारायण का जो संबंध रहा है यह सर्वोदय आंदोलन से रहा है। सर्वोदय आंदोलन। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित बांध और उन नदियों का मेल से संबंधित का मिलान कीजिए। तो फरक्का बांध जो गंगा नदी पर है, फरक्का बांध गंगा नदी पर है। टेहरी बांध जो है भगीरथी नदी पर है। टेहरी बांध भगीरथी नदी पर है। और थीन बांध जो है यह रावी नदी पर है। थीन बांध रावी नदी पर, जबकि नागार्जुन बांध यह कृष्णा नदी पर है। आगे मिला लेंगे आप। फरक्का बांध गंगा नदी पर, टेहरी बांध भगीरथी नदी पर, थीन बांध रावी नदी पर, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? तो बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार 1937 में बनी थी। 1937 में बनी थी और इसी निर्वाचन के फलस्वरूप बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, पहले मुख्यमंत्री का पद नहीं होता था, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री यूनुस खान को बनाया गया था। यूनुस खान को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जिस पर संसद भवन का निरूपण है? संसद भवन। अब यह उत्तर सही नहीं है। पहले संसद भवन का निरूपण 50 रुपये के
नोट पर होता था, लेकिन हाल ही में जो नोट में बदलाव किए गए उसके अनुसार 500 रुपये के नोट पर लाल किला का चित्रण है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला का चित्रण है और 50 रुपये के नोट पर हम्पी भवन का चित्रण है। हम्पी भवन का चित्रण 50 रुपये के नोट पर है। और 200 रुपये के नोट पर सांची के स्तूप का चित्रण है। 200 रुपये के नोट पर सांची के स्तूप का चित्रण है। उसके बाद 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं का चित्रण है। एलोरा की गुफाएं का चित्रण 20 रुपये के नोट पर है। उसके बाद 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव का चित्रण है। रानी की वाव का चित्रण है। और 10 रुपये के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्रण है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्रण 10 रुपये के नोट पर है। उसके बाद 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्रण है। 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्रण है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। डंकन पैसेज किसके बीच अवस्थित है? तो डंकन पैसेज दक्षिणी और लिटिल अंडमान अर्थात छोटे अंडमान के बीच अवस्थित है। दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पैसेज अवस्थित है। और 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री चैनल यह छोटा अंडमान अर्थात लिटिल अंडमान प्लस कार निकोबार के बीच अवस्थित है। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल अवस्थित है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जो अधिकार नहीं माना जाता? तो यह अधिकार नहीं माना जाता रहन सहन का उचित स्तर। इसका बी उत्तर सही होगा। शोषण से रक्षण, रोजगार, पीने की और सुरक्षित पानी जो है ये सारे को अधिकार माना जाता है, जबकि रहन सहन के उचित स्तर को अधिकार नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है? तो ऊष्मा का जो सबसे उत्तम सुचालक है यह है पारा। पारा अर्थात पारद। पारद और पारा दोनों एक ही हैं। इसे मरकरी भी कहा जाता है। इसका जो संकेत होता है वह Hg होता है। इसका संकेत Hg होता है। ट्यूबलाइट अर्थात मरकरी में पारा और आर्गन गैस भरी जाती है। पारा का एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या 80 होता है। पारा का परमाणु संख्या 80 होता है। इस पारा का जो अयस्क है वह सीने बार है। सीने बार पारा का अयस्क है। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? किस राज्य में जनजातीय समुदाय अर्थात एसटी नहीं है? तो एसटी 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पुद्दुचेरी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुद्दुचेरी में एक भी जनजातीय समुदाय 2011 के जनगणना के अनुसार नहीं मिले हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। इसका अणुसूत्र MgOH का होल ट्वाइस होता है। और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और इसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। भारतीय रुपये की शुरुआत सर्वप्रथम किस शासक ने की थी? भारतीय रुपये की शुरुआत सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। और शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में अवस्थित है। शेरशाह ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हराकर दिल्ली की गद्दी पर अपना राज्य जमाया था। दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम के युद्ध में हराकर गद्दी पर बैठा था। चलिए और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बेटा था और ये गुप्त वंश से संबंधित था। और इसी के समय में चीन का वह प्रसिद्ध यात्री
फाहियान भारत आया था। वन अनुसंधान संस्थान है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में अवस्थित है। देहरादून सही विकल्प होगा। देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में ही अवस्थित है। और लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ में अवस्थित है। जबकि भोपाल में मानव संग्रहालय अवस्थित है। मानव संग्रहालय भोपाल में अवस्थित है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। सिनेमा शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू किया गया पहला इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2013। ये करंट का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 2013 का के करंट से संबंधित है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है? तो जीवन का अधिकार को बताया ही गया है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, यह भी बताया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, यह भी बताया गया। अस्थायी आवास का अधिकार, यह निम्नलिखित में वो अधिकार कौन सा जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है? तो हाल ही में अस्थायी आवास का अधिकार जिसका वर्णन भारतीय संविधान में नहीं है लेकिन मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है। जीवन का अधिकार, रोजगार का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सारे अधिकार का जो वर्णन है भारतीय संविधान में है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही बताया गया। लेकिन अस्थायी आवास का जो अधिकार है इसका वर्णन संविधान में नहीं है जबकि उच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार बताया है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अस्थायी आवास का अधिकार। खुले बाजार प्रचलन होते हैं। खुले बाजार जो प्रचलन होते हैं यह सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों को बेचा जाना। खुले बाजार का प्रचलन का अर्थ होता है प्रतिभूतियों का व्यापार, प्रतिभूतियों का व्यापार। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था? एलोरा मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था और राष्ट्रकूट वंश ने अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाया था। मान्यखेट को राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी बनाया था। और एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कृष्ण प्रथम ने कराया था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? तो भारत में स्थापित किया जाने वाला पहला जो नेशनल पार्क था वह कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। हेली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही कहा जाता था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था और वर्तमान में भी जो है इसका नाम वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और यह भी उत्तराखंड में अवस्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में अवस्थित है। बात करते हैं बेलवाडन नेशनल पार्क की, तो बेलवाडन में नेशनल पार्क जो है गुजरात में अवस्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क यह कर्नाटक में अवस्थित है। पेरियार नेशनल पार्क यह केरल में अवस्थित है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संसद का वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं है? वह समिति जिसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं है उस समिति का नाम है प्राक्कलन समिति। इसके सदस्यों की कुल संख्या 30 होती है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कुल संख्या 30 होती है, जिसके सारे सदस्य लोकसभा अर्थात LS लोकसभा से संबंधित होते हैं और इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है और लोकलेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य अर्थात लोकलेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से।
7 सदस्य राज्यसभा से। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। देवनाम प्रियदर्शी के रूप में मौर्य राजा अशोक को जाना जाता था। मौर्य राजा अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता था और अशोक का नाम पुराणों में अशोकवर्धन मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है, अशोकवर्धन कहा गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने सेंड्रोकोटस कहा था। महावीर स्वामी, भगवान महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है और ये उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत अवस्थित है। संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार यह 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच अवस्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच अवस्थित है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है। हापुस जो है आम की एक किस्म है जिसका मूल स्थान रत्नागिरी महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए, पुरातत्विक खोजों में उनके काल निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है। पुरातत्विक खोजों में काल निर्धारण के लिए यूरेनियम 92-235 का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में भी यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। और कार्बन 14 का जो उपयोग है जीवाश्म पदार्थों का पता लगाने में अर्थात उसकी आयु ज्ञात करने में भी यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। बिजली के परिपथों में काम में लाया जाने वाला सुरक्षा तार अर्थात फ्यूज किससे बना होता है। तो बना होता है टीन का। टीन जो है सबसे अच्छा फ्यूज का स्रोत होता है। फ्यूज में सबसे अच्छा होता है टीन का बना होना। और जो सुरक्षा तार अर्थात जो फ्यूज जो होता है उसका गलनांक निम्न होता है, उसका गलनांक निम्न होता है। इसका उत्तर निम्न होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। भारत में सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है वह अरावली पर्वत श्रेणी है जो राजस्थान में अवस्थित है। और इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वह गुरु शिखर है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है जो माउंट आबू पर्वत पर अवस्थित है। चलिए, और विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटती है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को 2 भागों में बांटती है विंध्याचल पर्वत। चलिए, निमज्जित अर्थात डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। निमज्जित अर्थात डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। और यह 9 संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। रडार जो है अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों को पता लगाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। विशेष आहरण अधिकार अर्थात SDR की सुविधा किसमें उपलब्ध है। SDR की सुविधा IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में उपलब्ध है। IMF की जो स्थापना है यह 1945 में 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना हुई थी। विश्व बैंक इसकी भी स्थापना 1945 में ही हुई थी। IMF और विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है यह वाशिंगटन DC में अवस्थित है जो अमेरिका में है, USA में है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है यह वाशिंगटन DC अर्थात अमेरिका में अवस्थित है। और बात करते हैं इसमें हटाइए। चलिए ADB की बात करते हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ADB का मुख्यालय मनीला में है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में धारा किस ओर से किस ओर जाती है। विद्युत अपघटनी सेल में जो धारा है यह एनोड से कैथोड की तरफ जाती है। चलिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है। तो इसका अभिप्राय है स्टॉक एक्सचेंजों के
निगम की एक विधि है। यह स्टॉक एक्सचेंज के निगम की एक विधि है निक्षेप सेवाओं। चलिए, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, चंदन नहीं, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रथम फेलो AC बाडिया थे। AC बाडिया। चलिए CV रमन की बात कर लेते हैं। CV रमन जो थे प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे और इन्होंने रमन प्रभाव दिया था। रमन प्रभाव के बारे में CV रमन ने वर्ष 1928 में बताया था और इसी प्रभाव की खोज के लिए CV रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए बात करते हैं PC महालनोबिस की। PC महालनोबिस जो हैं ये अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते थे और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रस्तुत किए थे। PC महालनोबिस को द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया गया था। इसी कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना को PC महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। और इनका जन्म दिवस 29 जून को, PC महालनोबिस का जन्म दिवस 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में PC महालनोबिस का जन्म दिवस मनाया जाता है 29 जून को। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। 29 गुफाएं हैं जो वर्तमान में 6 गुफाएं ही दिखते हैं। अजंता चित्रकारी में कुल 29 गुफाएं थे अजंता में, जिसमें से कुल 6 गुफा वर्तमान में हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। शरीर का वो कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता? तो शरीर का वो अंग है हृदय। हृदय। और मनुष्य के हृदय का जो वजन है लगभग 300 ग्राम तक होता है। मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है और मनुष्य का हृदय 1 मिनट में, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है। और मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, अर्थात 4 कोष्ठक होते हैं मनुष्य के हृदय में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किस कारण सरकार ने समापक बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? क्योंकि ये बीज आनुवांशिक रूप से वे गुणधर्म के होते थे जो आगे बीज पैदा नहीं कर पाते थे, इसीलिए इस बीजों को प्रतिबंध लगा दिया गया। समापक बीज जो थे आनुवांशिक रूप से उनमें ऐसा गुण पाया जाता था कि यह बीज पैदा नहीं कर सके, इसलिए समापक बीज पे प्रतिबंध लगा दिया गया सरकार के द्वारा। किसकी अनुपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो पादप कोशिका और पशु कोशिका में जो अंतर है यह कोशिका भित्ति के कारण हो पाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है। पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। और पादप कोशिका का कसाई घर हरित लवक को कहा जाता है। हरित लवक को पादप कोशिका का कसाई भित्ति कहा जाता है। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन अत्यंत ही आवश्यक है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। मनुष्य के शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही बना होता है। प्रोटीन से ही बना होता है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की जो प्रस्तावना था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना जो है संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे। और उद्देश्य प्रस्ताव की जो स्वीकृति थी यह 22 जनवरी 1947 को मिली थी। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिली थी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कौन सी रचना अकर्मण्य गैस की है? अकर्मण्य गैस अर्थात अक्रिय गैस की रचना इनमें से है 1s2। अक्रिय गैस होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये सारे अक्रिय गैस अर्थात अकर्मण्य गैस हैं। और 1s2 अर्थात परमाणु संख्या 2 हीलियम का होता है।
इसलिए 1s2 इसका विन्यास होगा। अकर्मण्य गैस के रूप में जाने जाते हैं। चलिए, नियॉन का 8 होता है। तो इसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने में ध्वनि तरंग का प्रयोग सोनार करता है। सोनार नामक उपकरण के द्वारा किया जाता है, जो नौसंचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। रडार वायुयान की स्थिति का पता लगाया जाता है। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर के द्वारा उड़ते हुए हवाई जहाज की ऊंचाई मापी जाती है। बेंचुरीमीटर, बेंचुरीमीटर के द्वारा पाइप के माध्यम से बहने वाली द्रव की प्रवाह की मात्रा ज्ञात की जाती है। पाइप से बहने वाले द्रव के प्रवाह की मात्रा बेंचुरीमीटर से ज्ञात की जाती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस इतिहासकार का मानना है कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने की देशभक्तिपूर्ण एवं प्रगतिशील कोशिश थी? 1857 के विद्रोह को लेकर बिपिन चंद्र के द्वारा यह कहा गया था कि यह जो विद्रोह था विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्ति कराने की देशभक्तिपूर्ण एवं प्रगतिशील कोशिश थी। 1857 का जो विद्रोह था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को लेकर अलग अलग व्यक्तियों ने अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टी.आर. होम्स की। टी.आर. होम्स ने यह कहा था कि यह जो विद्रोह था बर्बरता तथा सभ्यता के बीच की क्रांति थी। टी.आर. होम्स ने कहा था कि 1857 की जो क्रांति थी बर्बरता तथा सभ्यता के बीच की क्रांति थी। और आर.सी. मजूमदार के द्वारा यह कहा गया कि यह न तो पहला विद्रोह था और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार के द्वारा यह कहा गया कि 1857 की क्रांति न तो पहला विद्रोह था और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। चलिए उसको आते हैं बी.डी. सावरकर का, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बी.डी. सावरकर के द्वारा 1857 की क्रांति को लेकर कहा गया कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर के द्वारा बताया गया कि 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और बात कर लेते हैं सीले की। सीले, लॉरेंस और ट्रेविलियन के द्वारा यह बताया गया कि 1857 की क्रांति मात्र एक सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह था। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह सीले, लॉरेंस और ट्रेविलियन ने कहा था। ऐसे 1857 के विद्रोह को लेकर डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। डिजरेली के द्वारा राष्ट्रीय विद्रोह 1857 की क्रांति को बताया गया। ऐसे 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण था, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण वह चर्बी लगा कारतूस की घटना थी। चर्बी लगा कारतूस की घटना थी। बीज के अंकुरन के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता नहीं होती? बीज के अंकुरन के लिए धूप की आवश्यकता नहीं होती है, पानी, वायु और तापमान की आवश्यकता होती है। किसके साथ? कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो साबुन को तैयार करने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। वसा को कास्टिक सोडा के साथ उबालने पर साबुन बनता है। साबुन जो होता है साधारणतः उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण साबुन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई पुस्तक है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है प्रतीक्षा। और इनके द्वारा एक और चर्चित पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था मधुशाला। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मधुशाला और मधुकलश यह डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। और चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। और इस पुस्तक के कारण यह पुस्तक हिंदी में रचित हुई थी। और इस पुस्तक को लेकर ही सुमित्रानंद पंत को 1968 में भारत का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा नामक पुस्तक को लेकर सुमित्रानंद पंत को प्रदान किया गया था। चलिए कामायनी नामक पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया था। कामायनी नामक पुस्तक की रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता की चित्रकारी में जातक कथा का निरूपण किया गया है। जातक कथा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। तो KMnO4 में ऑक्सीजन की
मैग्नीज अर्थात Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या है यह +7 होती है, +7 होती है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग, और एक होता है अवकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। इलेक्ट्रॉन का यदि ग्रहण होगा तो वहाँ अवकरण होगा, इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होगा तो वहाँ ऑक्सीकरण होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है, तो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O होता है। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O होता है। सी उत्तर इसका सही होगा। CH2O ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होता है। ऐसे ग्लूकोज का साधारण सूत्र जो है वह C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का साधारण सूत्र C6H12O6 होता है, जबकि मूलानुपाती सूत्र CH2O होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और C6H12O6 ये जस्ट मैंने बताया ग्लूकोज का सूत्र होता है, जिसे फ्रक्टोज भी कहा जाता है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह पर निम्नलिखित में से कौन सा बल कार्य करता है? तो वह कार्य करता है चंद्रमा के द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा के द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात बी इसका सही उत्तर होगा, बी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मोपला कौन थे? मोपला मालाबार तट के हिंदू किसान थे। मोपला मालाबार तट के हिंदू किसान थे। रेखा चित्र में दर्शाए गए चित्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक्स प्रदर्शित करता है। एक्स क्या प्रदर्शित करता है? तो एक्स बिचर्ड गुटेनबर्ग असंबद्धता प्रदर्शित करता है। बिचर्ड गुटेनबर्ग असंबद्धता प्रदर्शित करता है। लॉर्ड लिटन ने समाचार पत्र अधिनियम क्यों पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने समाचार पत्र अधिनियम राष्ट्रवादी भारतीयों को बढ़ते चेतना के प्रसार को रोकने अर्थात अंकुश लगाने के लिए पारित किया था। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लाया था। लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था, जिसे लॉर्ड रिपन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और लॉर्ड लिटन के समय में ही दिल्ली में जनता दरबार का आयोजन 1877 में हुआ था। 1877 में हुआ था। लिटन को ओवेन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है। लिटन को ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। BCG का अर्थ क्या होता है? तो BCG का अर्थ होता है बैसिलस क्लैमिटी ग्यूरिन। BCG का अर्थ होता है बैसिलस क्लैमिट ग्यूरिन। और इस टीके का जो उपयोग है वह टीबी के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। टीबी के रोकथाम के लिए बच्चों में BCG का टीका लगाया जाता है। और एक होता है DPT का टीका। इस टीके का प्रयोग डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस की रोकथाम के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। खच्चर की बाध्यता का कारण है, खच्चर की बाध्यता का कारण प्रसंस्करण है। हर्ज मात्रक है, तो हर्ज मात्रक है आवृत्तिका। आवृत्तिका वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। तरंग लंबाई इसका मात्रक होगा मीटर। आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकंड। आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकंड। और बल का मात्रक होता है न्यूटन। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। वास्तव में दीन ए इलाही था। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था और यह सभी धर्मों के गुणों का संग्रह था। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा 1582 में शुरू किया गया था। दीन ए इलाही नामक नए धर्म की जो शुरुआत हुई थी 1582 ईस्वी में हुई थी और यह सभी धर्मों के गुणों का संग्रह था। इस धर्म का जो प्रधान मुखिया था वह अकबर स्वयं था। इस धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू बीरबल था। इस धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू बीरबल था, जिसका मूल नाम महेश दास था। महेश दास बीरबल का मूल नाम था। जिप्सम है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O अर्थात B। CaSO4.2H2O जिप्सम का अनुसूत्र होता है, जबकि CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र होता है
CaSO4.12H2O, जबकि जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O। जिप्सम का जो प्रयोग है यह प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट उद्योग में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में जिप्सम का प्रयोग होता है, जबकि जिप्सम का प्रयोग मूर्ति बनाने में शल्य चिकित्सा में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख व प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र समशीतोष्ण कटिबंध में अवस्थित होते हैं, क्योंकि यहाँ गर्म एवं शीतल जलधाराएं मिलती है जो प्लैंकटन के विकास के लिए उपयुक्त दशा है। बिल्कुल, जहाँ गर्म और शीतल धाराएं मिलती है वहाँ प्लैंकटन का विकास होता है। ये एक प्रकार का वनस्पति घास है। इस क्षेत्र के जल की मछलियाँ स्वादिष्ट होती है, यह भी सही है। इस क्षेत्र के स्थलीय भाग मछलियों के बाजार का सबसे बड़ा बाजार है। अंतःसागरीय पठारों की स्थिति मछलियों की संख्या में वृद्धि के लिए सहायक होता है। सारे विकल्प सही है, अर्थात डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ब्लैक हिल, ग्रीन हिल और ब्लू हिल की पहाड़ियाँ किस देश में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात USA में अवस्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल। और अमेरिका में ही एंडीज पर्वतमाला भी अवस्थित है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो अमेरिका में ही अवस्थित है। और एटलस पर्वत अफ्रीका में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एटलस पर्वत अफ्रीका में है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है, असत्य है? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सोवियत रूस का मैनचेस्टर इवानोवो को कहा जाता है, यह भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर, यह गलत है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कही जाती है, इसका डी उत्तर सही होगा। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। रेडियोमीटर से विकिरण की तीव्रता मापी जाती है। रेडियोमीटर से विकिरण की तीव्रता मापी जाती है। और हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता, रेडियोमीटर से विकिरण की तीव्रता और टैकोमीटर से घूर्णन गति मापी जाती है। और एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। बैरोमीटर से वायु का दाब मापा जाता है। रेडियोमीटर से विकिरण की तीव्रता, हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता, टैकोमीटर से घूर्णन की गति और एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त श्रेणी में आवर्तों की संख्या है। आधुनिक आवर्त श्रेणी जो है यह मोजले नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कुल 7 आवर्त और 16 वर्ग हैं। आधुनिक आवर्त सारणी ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे मोसले, उसने दिया था और इसके अनुसार कुल आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या 16 है। सबसे पहले मेंडलीफ ने आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था, जिसमें आवर्त की संख्या 7 थी और वर्ग की संख्या 9 थी। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था उसमें आवर्त की संख्या 7 थी और वर्ग की संख्या 9 थी, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है और वर्ग की संख्या 16 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धोवन सोडा अर्थात धोने वाला सोडा है। तो धोने वाला जो सोडा है यह सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है Na2CO3 होता है। Na2CO3 को धोने वाला सोडा कहते हैं। और एक होता है खाने वाला सोडा अर्थात बेकिंग सोडा। तो NaHCO3 को बेकिंग सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 इसका अनुसूत्र होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है। खाने वाले सोडा का अनुसूत्र होता है NaHCO3 और धोने वाला सोडा का अनुसूत्र होता है Na2CO3। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किस समय वर्षा ऋतु में वायुमंडल सर्वाधिक आर्द्रता रखता है? तो प्रातः काल के समय। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। DNA किस में पाया जाता है? तो DNA माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1886 ईस्वी में किया था और इसे पावर हाउस कहा जाता है। इसे कोशिका का
श्वसन स्थल कहा जाता है, इसे कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। चलिए और बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम की खोज D.E. डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। और राइबोसोम की खोज ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम की खोज ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। शिमला में जल के पाइप अधिक ठंडे में फट सकते हैं क्योंकि जब जल जम जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। ठंडे प्रदेशों में जब जल जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, अर्थात सी इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कौन सा पादप हार्मोन प्राकृतिक पौधे में नहीं पाया जाता है? तो प्राकृतिक पौधे में जिबरेलिन पाया जाता है, IA पाया जाता है, GA2 पाया जाता है, 2F4D जो है प्राकृतिक पौधे में नहीं पाया जाता है। जिबरेलिन नामक हार्मोन की खोज कुरोसावा नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था और इसके कारण जिबरेलिन नामक हार्मोन के कारण पौधे बौने होने से बच जाते हैं। जिबरेलिन नामक हार्मोन जो होते हैं पौधे को बौना होने से रोकते हैं और जिबरेलिन नामक हार्मोन जो है फूल बनने में भी मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाने वाली सीबेसियस ग्रंथि का क्या कार्य है? तो सीबेसियस ग्रंथि का कार्य है त्वचा और बालों को जलरोधी बनाना। चलिए नीचे 2 चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इन चित्रों में प्रदर्शित है, क्या प्रदर्शित है? तो कार्बन परमाणु की विषम संख्या और सम संख्या। देखिए 3 और 4 7 परमाणु है अर्थात विषम संख्या, 7 कार्बन यानी विषम संख्या, यहाँ 6 कार्बन अर्थात सम संख्या। तो इसका सही उत्तर ये होगा कार्बन परमाणु की विषम संख्या, पहले विषम संख्या है उसके बाद सम संख्या, कार्बन परमाणु की सम संख्या। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का मिलन स्थल कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी जो तमिलनाडु में अवस्थित है। नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च जो चोटी है वह है डोडा बेटा और यह चोटी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जबकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो चोटी है वह अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सांप का जहर क्या है? तो सांप का जहर जो है यह प्रोटीन होता है। सांप का जहर प्रोटीन होता है। तो ये था मेरा 9वां क्यूज। मिलते हैं अगले क्यूज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।